ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हेमंत कैबिनेट का विस्तार होगा और दोपहर 3:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे मिथिलेश ठाकुर, बसंत सोरेन, दीपक बिरुआ, हफीजुल हसन, बेबी देवी, सत्यानंद भोक्ता का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है, जबकि जेएमएम कोटे से वैद्यनाथ राम को 12वें मंत्री के तौर पर मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। आज ही सीएम हेमंत सोरेन विश्वास मत हासिल करेंगे। विधानसभा के विशेष सत्र फ्लोर टेस्ट होगा। अगर चंपाई सोरेन को मंत्रिमंडल में स्थान मिला तो जेएमएम से एक नाम कटना तय माना जा रहा है। और अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अविनाश, आज बहुत बड़ा दिन है झारखंड की जनता के लिए भी और झारखंड सरकार के लिए भी। नहीं, निश्चित तौर पर आज बड़ा दिन है झारखंड की राजनीति के लिहाज से देखें और खासकर अगर हम हेमंत सोरेन सरकार के लिहाज से भी देखें। ये देखिए, पहला ऐसा मौका है झारखंड में, अगर आप देखें कि 5 साल के लिए जो चुनाव हुए उसमें 3 बार अगर कोई शपथ ग्रहण हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। आज जो पहले फ्लोर टेस्ट होना है, 11 बजे का समय है। सदन में हेमंत सोरेन अपना विश्वास मत पेश करेंगे और उस पर चर्चा के बाद वहां अगर जो हालात बनेंगे वैसे ये कोशिश की जा रही है, या फिर अगर हम ये कहें कि अगर संख्या बल के हिसाब से विपक्ष के पास इतने आंकड़े नहीं हैं कि वोटिंग तक की स्थिति बने, ध्वनि मत से ये विश्वास मत हासिल किया जा सकता है। और उसके बाद 3:30 बजे राजभवन के बिरसा मंडप में कैबिनेट विस्तार होगा, मतलब शपथ ग्रहण होगा। और इसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के जो विधायक हैं जिनको मौका मिलना है मंत्री पद के लिए, वो शपथ लेंगे। अब सवाल यह भी उठता है कि कल जिस तरह से बैठक हुई है देर रात तक मुख्यमंत्री आवास में, लेकिन उसके बाद भी पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कौन कौन मंत्री शपथ लेंगे। और जो जानकारी आ रही है, हमारे जो सूत्र हैं उसके मुताबिक, जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी, मतलब 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होनी है, और जो जानकारी आ रही है कि उसी समय में 11 बजे के करीब ही राजभवन में ये सूची भेजी जाएगी। मतलब जिस समय सदन की कार्यवाही शुरू होगी उस वक्त राजभवन में वो सूची जाएगी, जिसमें वैसे तमाम विधायकों के नाम होंगे जिनको आज शपथ लेना है। तो 11 बजे तक का इंतजार भी होगा और वहां सदन के अंदर में 2-2.5 घंटे की जो कार्यवाही चलेगी, उसके बाद ये देखना भी होगा कि क्या उस समय तक स्थिति स्पष्ट हो पाती है कि कौन कौन से लोग शपथ लेते हैं। एक मजबूत बात यह भी है कि अगर चंपाई सोरेन को कैबिनेट में शामिल किया जाता है तो जो हम नाम बता रहे हैं उसमें से किसी एक का नाम, जो जेएमएम कोटे के हैं, उनका कटना तय है। नहीं, ऐसा कौन सा नाम होगा कि अगर चंपाई सोरेन को अगर कैबिनेट में जगह देते हैं तो फिर वो कट सकता है? किस पर इस समय तलवार लटकी हुई नजर आ रही है? नहीं, देखिए, 2-3 नाम है, आपको समझने की भी जरूरत है। और अगर आप देखें, अगर जो बेबी देवी हैं वो महतो कोटे से आती हैं, तो उनका अभी विकल्प चूंकि उस सूची में नहीं है, तो उनका नाम कटना हम कहेंगे कि इतना जरूरी नहीं होगा, या फिर अगर राजनीतिक रूप से देखें तो अच्छा कदम नहीं होगा। हफीजुल हसन हैं, उनका भी नाम नहीं कट सकता है क्योंकि वो एकमात्र अल्पसंख्यक कोटे से हैं। वैद्यनाथ राम, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि 12वें मंत्री के तौर पर वो आएंगे और वो एससी कोटे से आ रहे हैं, तो उनके भी नाम कटने की चर्चा हम यहाँ करना जल्दबाजी होगी। अब जो नाम बचे हुए हैं, अगर और हम 3 नाम की बात कर लें, चाहे वो मिथिलेश ठाकुर की बात कर लें, दीपक बिरुआ की बात कर लें और हेमंत सोरेन के जो भाई हैं बसंत सोरेन की बात कर लें, अगर नाम कटना होगा तो इन तीनों में से ही किसी एक का नाम कट सकता है। अविनाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, एक एक करके हम आपको संभावित मंत्रियों के नाम भी बता रहे हैं कि आखिर कौन कौन से मंत्री जो हैं हेमंत सोरेन के कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो मिथिलेश ठाकुर को भी इसमें जगह मिल सकती है। बसंत सोरेन, जो हेमंत सोरेन के भाई हैं, उन्हें भी इसमें जगह मिल सकती है। और वहीं फ्लोर टेस्ट से पहले रविवार को सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक हुई, जिसमें विशेष सत्र पर चर्चा हुई है। बैठक के बाद सत्ताधारी दल के विधायकों ने कहा है कि विश्वास मत को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी विधायकों को सुबह 10:30 बजे विधानसभा पहुंचने का निर्देश भी दे दिया गया है। करने के लिए हम तैयार हैं, पहले भी था, आज भी है, आगे भी बहुमत रहेगा। शपथ के लिए शपथ की चर्चा अभी नहीं है। क्यों आपको मंत्री बनाया जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी तरफ से विश्वास मत रखेंगे, अपने विचारों को रखेंगे, हम सब उनके साथ खड़े होंगे और मुझे
पूरा यकीन है और सबको पता है कि फ्लोर टेस्ट में कोई कठिनाई नहीं है। पक्ष में वोट देना है और हम लोग को कोई एजेंडा नहीं था। विश्वास मत के पक्ष में वोट देने के लिए व्हिप जारी किया गया है और हम लोगों को 10:30 बजे वहाँ पहुँच जाना है। अब कैबिनेट विस्तार तो ये तो अंग है सरकार का, ये तो अंग है कि जब माननीय नए मुख्यमंत्री फिर से हमारे पूर्व वाले हेमंत सोरेन जी ने जब जिम्मेदारी संभाली है तो कैबिनेट विस्तार तो स्वाभाविक प्रक्रिया है और कैबिनेट विस्तार तो होगा ही। आज होने वाले विशेष सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है। संभावित नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन चुनावी माहौल में कैबिनेट विस्तार पर फैसला लेना इतना आसान नहीं दिख रहा है। इसी पर एक रिपोर्ट। कल झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र, विश्वास मत हासिल करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। विशेष सत्र के बाद होगा कैबिनेट विस्तार। 8 जुलाई झारखंड के लिए बेहद खास दिन, क्योंकि 8 जुलाई को झारखंड की राजनीति के लिए बड़ा दिन होने वाला है। विधानसभा में 8 जुलाई को हेमंत सरकार फ्लोर टेस्ट कराएगी। सदन में बहुमत के लिए सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त आंकड़ा है, फिर भी हेमंत सोरेन कोई चूक करना नहीं चाहते जिससे भीतरघात हो सके। इसी को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने अपने घर पर सभी विधायकों के साथ बैठक की। विशेष सत्र के बाद 8 जुलाई को ही हेमंत कैबिनेट का विस्तार भी होगा। विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले कैबिनेट विस्तार पर सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष की भी नजरें टिकी। बहुमत के साथ 2019 में शपथ लिए थे और उस शपथ लेने के कारण बड़ा स्पष्ट थे और उनके जो राज्य के यूथ, किसान, मजदूर, सामाजिक लोगों को जो उनका वचन था, जो उनका संकल्प था, वो एक भी संकल्प पूरा नहीं किया। तो ये मुख्यमंत्री के रूप में, खुद मुख्यमंत्री के रूप में उनका ये शपथ ग्रहण हो सकता है, लेकिन राज्य के लोग अंततः पूरे कार्यकाल में ठगे गए हैं। हेमंत सोरेन का मंत्रिमंडल विस्तार विधानसभा चुनाव को लेकर भी बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि सरकार पूरी कोशिश करेगी कि मंत्रिमंडल में हर कोटे से मंत्री बनाए जाएं ताकि इसका फायदा चुनाव में हो। कांग्रेस कोटे से पिछली बार अल्पसंख्यक कोटे से आलमगीर आलम को जगह मिली थी। आदिवासी कोटे से रामेश्वर उरांव मंत्री बनाए गए थे। ओबीसी कोटे से बन्ना गुप्ता को मंत्री की कुर्सी मिली थी, तो ब्राह्मण कोटे से बादल पत्रलेख मंत्री बने थे। आलमगीर आलम जेल में है। अल्पसंख्यक कोटे से इरफान अंसारी दावा कर रहे हैं। इस बार मंत्री बनने की रेस में दीपिका पांडे सिंह, प्रदीप यादव और अनूप सिंह का नाम लिया जा रहा है। तो जेएमएम कोटे से बसंत सोरेन के साथ साथ बैद्यनाथ राम की भी दावेदारी मजबूत दिख रही है। कल विधानसभा में जो विश्वास मत प्रस्ताव जो पेश होगा और उसमें जीत हासिल करने के बाद संभवतः कल या परसों 1 से 2 दिनों के अंदर में मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। नाम सारा तय है। पार्टी की तरफ से व्हिप भी जारी होगा और आंकड़े तो बहुत स्पष्ट हैं और आंकड़ों से ही ये बात समझ में आता है कि ये जो विश्वास मत है जिसको हेमंत जी प्राप्त करने वाले हैं, ये ध्वनि मत से उनको विश्वास मत प्राप्त होगा। कैबिनेट विस्तार को लेकर चल रहे दावों और बयानों के बीच किसको हेमंत कैबिनेट में जगह मिल पाती है, ये तो 8 जुलाई को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हेमंत सोरेन आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं और इसको लेकर बीजेपी मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने तंज कसा है। शिवपूजन पाठक ने कहा कि ये डरी हुई सरकार है, इसलिए पहले विश्वास मत हासिल करना चाहती है और फिर शपथ दिलाना चाहती है। अकेला शपथ लिया, तो कल उनको विश्वास मत पद प्राप्त करना है और मैं समझता हूं कि ये डरे हुए मुख्यमंत्री हैं। इनको विश्वास नहीं है अपने विधायकों पर, इसलिए विश्वास मत जीत करके तब मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहते हैं और हुआ भी वही। कल जब ये विश्वास मत जीत लेंगे, जब विश्वास मत पर चर्चा हो लेगी, तब ये इन्होंने समय दिया है विस्तार का।
और विधानसभा के विशेष सत्र से पहले झारखंड बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। विधायक दल की बैठक में बीजेपी के सभी विधायक शामिल हुए। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। अमर बाउरी ने सरकार से वाद विवाद की मांग करते हुए कहा कि यह सरकार महाठग रिटर्न है जिससे खुद पर भरोसा नहीं है। इस वजह से उन्होंने पहले विश्वास मत हासिल करने का प्लान बनाया और फिर मंत्रिमंडल विस्तार का। भ्रष्टाचारी राज्य बना करके उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। आज कोई भी वर्ग इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। इस महाठग रिटर्न सरकार की, रिटर्न ऑफ महाठग गवर्नमेंट, उसके आखिरी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद विश्वास का मत प्राप्त करने के लिए कल उन्होंने सदन में प्रस्ताव रखा है। हम सब लोग उस प्रस्ताव में वाद विवाद में भाग लेना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी आज से रूस के 2 दिन के दौरे पर रहने वाले हैं। पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में पहला रूस दौरा करने जा रहे हैं। 2019 के बाद और रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार पीएम मोदी पुतिन के निमंत्रण पर मॉस्को जा रहे हैं। पीएम मोदी का 2 दिन का ये रूस दौरा कई मायने में बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि मॉस्को में रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन शामिल होंगे और साथ ही पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात करने वाले हैं, जहां कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते भी हो सकते हैं। इस दौरे में भारत को रूस का फाइटर जेट Su-57 मिल सकता है। साथ ही मैंगो शेल्स पर भी फाइनल बात होने की संभावना है, जिससे कि भारत की सैन्य ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे मोदी कैबिनेट में शामिल होने के बाद पहली बार बगहा पहुंचे। गृह जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने सतीश चंद्र दुबे को लड्डू से तौला और फूलमाला से लाद दिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में 3 गुना ज्यादा तेजी से काम होगा, 3 गुना रफ्तार के साथ देश का विकास होगा। भारत विश्व के नक्शा पर सबसे मजबूत देश हो, सबसे विकसित देश हो, सबसे आर्थिक व्यवस्था में मजबूत हो, सैन्य शक्ति में मजबूत हो, मोदी का लक्ष्य है। पिछला बार 5 करोड़ लोगों का मकान बना, इस बार लक्ष्य है कि 5 साल में हम 3 करोड़ लोगों का मकान देने का काम करें। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने राजनीति को मजाक बनाकर रख दिया है। इन्हें देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। दोनों युवराज विदेश की यात्रा पर ही रहते हैं। राजनीति में अगर सबसे बड़ा कोई कोड है वो राहुल गांधी। बिहार के युवराज विदेश यात्रा पर, अब देश के युवराज विदेश यात्रा पर जाएंगे। इन लोगों के लिए देश की राजनीति एक मनोरंजन है। हिंदुत्व पर हमले को लेकर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि देश में सनातन को खत्म कर शरिया कानून लागू करने की साजिश रची जा रही है, जिसमें सबसे बड़ी भागीदारी राहुल गांधी, स्टालिन और कांग्रेस पार्टी की है। हालांकि देश इस बात को समझ रहा है कि राहुल गांधी और विपक्ष अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकेंगे। देश में एक साजिश चल रहा है सनातन को खत्म करना, और उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की बड़ी भूमिका हो रही है। चाहे स्टालिन के बेटे के द्वारा करवाए, डीएमके के द्वारा, कि सनातनी एक वायरस है, इसको खत्म करना होगा, चाहे देश के अन्य भाग में सहित बिहार में, हमारे बेगूसराय में शरिया कानून पूर्ण तरह धीरे धीरे लागू हो रहा है। रुपौली से आरजेडी के टिकट पर उपचुनाव लड़ रही बीमा भारती ने पप्पू यादव से मुलाकात कर समर्थन मांगा है।
अब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिना नाम लिए आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती को समर्थन देने की बात भी कही, जिसके बाद सियासत काफी तेज हो चुकी है। एनडीए नेताओं ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अब आरजेडी नेताओं को भी तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं रहा, तभी तो जिसके खिलाफ चुनाव लड़े उससे ही समर्थन मांग रहे हैं। जिनके खिलाफ लड़ रही थी उनके पास जाकर नतमस्तक होना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव पर अब उनके अपने दल के लोगों का भी भरोसा नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की सबसे हॉट सीट थी पूर्णिया। पूर्णिया से INDIE की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए पप्पू यादव ने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय तक करा दिया, लेकिन आरजेडी ने पूर्णिया सीट अपने पास रख ली और जेडीयू से आई हुई बीमा भारती को उम्मीदवार बना दिया। बीमा भारती के लिए तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ रैली की, लेकिन निर्दलीय मैदान में उतरे पप्पू यादव ने न सिर्फ चुनाव जीता बल्कि बीमा भारती की जमानत तक जब्त करा दी। समय का चक्र देखिए, जिस बीमा भारती के लिए पप्पू यादव को बेटिकट कर दिया गया था, उसी बीमा भारती को रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में समर्थन मांगने के लिए पप्पू यादव के दर पर मत्था टेकना पड़ा। 30 जून को बीमा भारती ने पप्पू यादव से मुलाकात की। अब पप्पू यादव ने सीधे सीधे समर्थन की बात न करते हुए ये जरूर कह दिया है कि कांग्रेस जिसके साथ है वो उसको समर्थन जरूर देंगे। मैं बहुत क्लियर हूँ, कांग्रेस का समर्थन जिनके साथ है। पप्पू यादव आज नहीं 15 दिन पहले बीमा जी यहाँ आई थी, बेटी की तरह आई थी और मैं बेटी की तरह ही सम्मान करूँ। रुपौली चुनाव में बीमा भारती के पप्पू यादव से समर्थन मांगने पर सियासत काफी तेज है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने तंज कसते हुए कहा है कि बीमा भारती को अपने नेता तेजस्वी यादव के तेज पर विश्वास नहीं, तभी तो वो अपनी जीत के लिए उससे पप्पू यादव के शरण में नतमस्तक हो गई हैं। यही वजह है कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव में राजद की प्रत्याशी बीमा भारती पप्पू यादव के विश्वास में है और चुनाव जीतने के लिए पप्पू यादव से समर्थन मांग रही हैं। तेजस्वी यादव के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी बात है। अभी नतमस्तक होने का खेल जारी है। सुना है जिनके खिलाफ लड़ रही थी उनके पास जाकर नतमस्तक होना पड़ रहा है। वहीं एनडीए नेताओं के वार पर आरजेडी की तरफ से शक्ति यादव ने पलटवार किया। शक्ति यादव ने कहा कि उनकी पार्टी किसी के सामने झुकती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले लोगों को क्या पता, जो अकेले भाजपा के लोग कभी जीवन में सत्ता में नहीं आए, बिहार में बैसाखियों पर चले, अब वो व्यक्तिगत कचरा ज्ञान परोस रहा है। रुपौली उपचुनाव का रण कौन जीतता है ये चंद दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल चर्चा इस बात की चल रही है कि जिस पप्पू यादव का पूर्णिया से चुनाव लड़ने का आरोप लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर लगा, आज उन्हीं की उम्मीदवार अपनी जीत के लिए पप्पू यादव की शरण में हैं। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से आनंद अमृतराज और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रुपौली में चुनाव प्रचार करने आए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए। ललन सिंह ने कहा कि बीमा भारती ने इंटर पास होने का सर्टिफिकेट दिया था, जिसके बाद उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। उन्होंने शपथ ग्रहण के बारे में भी रोचक जानकारी देते हुए बीमा भारती को पढ़ाने के लिए शिक्षक रखे जाने की जानकारी दी। भाई आपको तो हम बता दिए कि उनकी इतनी शिक्षित थी कि उनका बायोडाटा कहता था कि वो इंटरमीडिएट हैं और नीतीश कुमार जी ने उनको बायोडाटा देख के मंत्रिमंडल में उनका नाम दे दिया। तो बाद में मालूम हुआ कि उनको तो पढ़ना ही नहीं आता है। तो 7 मंत्री को एक बार, बिहार के इतिहास में भी पहली बार देखा होगा आप लोगों ने, 7 मंत्री को एक साथ खड़ा करके उन्होंने शपथ कराया ताकि वो पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है किसी को पता नहीं चले। तो टीचर की व्यवस्था भी की गई थी, शिक्षक की भी व्यवस्था की गई थी उनको क ख ग घ पढ़ाने के लिए। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। नीट यूजी परीक्षा विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। अनियमितताओं संबंधित 38 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इनमें 5 मई को हुई परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप वाली और परीक्षा फिर से कराने का निर्देश देने की मांग वाली याचिकाएं शामिल हैं। तकरीबन 24 लाख छात्र कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कई छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
तो कुछ छात्रों की मांग है कि इसे रद्द ना किया जाए। और अगस्त तक केंद्र की सरकार के गिरने की लालू प्रसाद की भविष्यवाणी पर सियासत अब जारी है। एनडीए नेताओं ने लालू प्रसाद को दिन में सपने न देखने की नसीहत दी है। लालू जी इसी तरह करेंगे, अब क्या करेंगे बेचारे। लालू जी इस प्रकार का दिवा स्वप्न देखते रहते हैं। सक्रिय राजनीति में रहें या ना रहें, लेकिन कुछ नेताओं को ये बखूबी पता है कि चर्चा में कैसे बने रहना है। ऐसे नेताओं में एक बड़ा नाम है आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का। ये हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का। लालू जी इसी तरह करेंगे, अब क्या करेंगे बेचारे। आप बताइए क्या करेंगे। सजा याफ्ता हो गए हैं, चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, स्वास्थ्य उनको कहीं घूमने फिरने का परमिशन नहीं देता है। तो अखबार में कुछ छपना है तो अखबार में कुछ छपने के लिए कभी कह देंगे कि अगस्त में गिर जाएगी, कभी कह देंगे कि जून में गिर जाएगी, कभी कह देंगे कि सितंबर में गिर जाएगा। दरअसल आरजेडी के 27वें स्थापना दिवस के मौके पर लालू प्रसाद ने अगस्त के महीने में केंद्र सरकार के गिरने की भविष्यवाणी कर दी। तब से बिहार की सियासत गर्म है और एनडीए के नेता हमलावर। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि लालू जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। लालू जी इस प्रकार का दिवा स्वप्न देखते रहते हैं। मुंगेरी लाल का हसीन सपना जैसे है, उनको बराबर सत्ता दिखाई पड़ता है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि लालू जी ऐसे ही बोलते रहते हैं। वो तो उस समय कह रहे थे कि एनडीए की सरकार यहाँ आ ही नहीं रही है, तो झूठ बोलते ही हैं, झूठ बोल करके लोगों को बरगला रहे हैं। जबकि एलजेपीआरवी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि लालू जी अपने कार्यकर्ताओं को बांध कर रखने के लिए इस तरह की बात कहते हैं। सच्चाई उनको भी पता है। सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को बहला के फुसला के रखने के लिए वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि भैया नहीं बहलाएंगे फुसलाएंगे तो कैसे 5 साल चलाएंगे। लोकसभा चुनाव में आरजेडी को बहुत सीटें तो नहीं मिली, लेकिन रिजल्ट 2019 से बेहतर रहा। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में लालू प्रसाद ने भले ही कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए बयान दिया हो, लेकिन बयान की वजह से वो चर्चा में तो आ ही गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से आनंद अमृतराज और भागलपुर से आशीष रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।